नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नाइट हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई हॉरर कहानी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो आप मुझे उस कहानी को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ देकर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के उस कहानी को भेज सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमोल है, पैसे से मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। साल 2019 का सितंबर का महीना था। मैं अपनी कंपनी की तरफ से पुणे के पास एक गांव में पोस्टेड था जिसका नाम था भीमटेकवाड़ी। गांव एकदम शांत, खेत खलिहान से घिरा हुआ और पहाड़ी की तलहटी में बसा था। मैं वहां अकेला रहता था, गांव के सरकारी हॉस्पिटल के पास। मैंने वहीं पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। दिन में क्लिनिक विजिट और रात को बस सन्नाटे में सोना। एक रात की बात है, मैं लेटकर मोबाइल चला रहा था कि अचानक कांच की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा नहीं थी, फिर भी झोंके से जैसे कुछ अंदर घुसा हो, और उसी पल सारे लाइट फड़फड़ा कर गुल हो गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठा है। मुझे किसी के सांसों की आवाज़ भी धीरे धीरे आ रही थी, मगर मेरे पास कोई नहीं था। सुबह हुई तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने इसे थकावट का वहम मानकर टाल दिया। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझसे कहा, अमोल, अगर वक्त मिले ना तो सामने वाली झोपड़ी में चले जाना। वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत रहती है, 8वें महीने में है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये सुनकर मैं थोड़ी देर बाद उस पुरानी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी पुरानी थी, मगर औरत बड़ी ही शांत और मासूम लगी। उसने मुझे अपना नाम बताया, माया। वो बोली, मेरा पति शहर में काम करता है, अब फ़ोन भी नहीं आता उसका। मैंने सब कुछ खुद ही संभालना सीख लिया है। मैंने नोट किया कि उसकी आवाज़ में अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बहुत वक्त से किसी का इंतजार कर रहा हो। रात को जब मैं अपने कमरे में था तो दूर खेतों की तरफ से किसी औरत के कर्राने की आवाज़ें आई। मैं बाहर निकला मगर कोई नहीं दिखा। फिर लगा शायद माया होगी, उसे दर्द हो रहा होगा। सुबह हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से माया के बारे में पूछा। डॉक्टर का चेहरा एकदम उतर गया था। बोला, तो माया की बात कर रहा है? माया तो इस गांव में 4 साल पहले ही मर चुकी थी। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। ये सुन मैं कांप गया, मगर मैं उससे मिला था, वो तो जिंदा थी। बात की उसने मुझसे, मैंने उसके घर भी देखा। डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, अमोल, वो अब घर नहीं बल्कि वो खंडहर बन चुका है, वहाँ कोई नहीं रहता है अब। उस दिन के बाद मैंने उस झोपड़ी की तरफ कभी नहीं देखा। उस रात के बाद मेरी नींद ही गायब हो गई थी। मैं रोज सोचता, क्या सच में मैंने किसी मरी हुई औरत से बात की थी, या फिर कोई पागलपन या फिर थकावट था। मगर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने तय किया कि एक बार फिर उसी झोपड़ी तक जाऊंगा। दोपहर में जब सूरज सिर पर था, मैं सीधे उस जगह पहुंचा, मगर वहाँ सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी। धूप के बावजूद अंदर अजीब सी ठंडक थी। मैं अंदर गया। दीवारों पर अब भी सिंदूर के निशान थे, जैसे कभी वहाँ कोई पूजा होती थी। फर्श पर एक कोना ऐसा था जहाँ मिट्टी गीली थी और उस पर खून के निशान थे, जैसे कुछ जम गए थे। पीछे से किसी औरत की धीरे से हंसी सुनाई दी। मैं पलटा मगर कोई नहीं दिखा। मैं दौड़कर बाहर गया और वहीं के गांव के एक बूढ़े काका से मिला। मैंने पूछा, काका, ये माया कौन थे? काका की आंखें भर आई। मत पूछ बेटा, माया बहुत ही प्यारे लड़के थे। उसका पति उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया था। पेट में बच्चा था। 8वें महीने में एक रात उसे तेज दर्द हुआ। पूरी रात तड़पती रही और सुबह मरी हुई मिली। बच्चा भी नहीं बचा उसका। गांव वालों का कहना है माया मरी नहीं, मार दी गई थी, और तब से वो रात में लौटती है उस बच्चे को लेकर जो कभी जन्मा ही नहीं। कई लोग कह चुके हैं उन्होंने उसे देखा है, सुना है, और तो कुछ आज तक गुमशुदा है।
उस रात मैंने ठान लिया कि मुझे सबूत चाहिए। मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और दरवाजे पर एक पुरानी घंटी टांग दी ताकि अगर कोई आए तो पता चले। रात के 2:30 बजे कैमरा की स्क्रीन हिलने लगी। स्क्रीन पर धुंध छा गई और फिर वही चेहरा सामने आया। मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, वो माया ही थी। उसके पेट पर अब भी सूजन थी, जैसे बच्चा आज भी वही है। वो कैमरे के सामने आई और बोली, तू आया था ना मेरा हाल पूछने, अब मत जा, तू ही मेरा है। ये कहते हुए उसकी आंखों से खून टपक रहा था। फिर मेरा कैमरा बंद हो गया, शायद बिजली चली गई और घंटी एक झटके में जोर से बजी। मैं चिल्लाते हुए उठा। कमरे में हर तरफ पानी और मिट्टी फैली हुई थी। अब मुझे हर कोने में माया ही नजर आ रहा था। मैं जहाँ जाता लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है। कभी अस्पताल में उसके कर्राने की आवाज़ सुनता तो कभी कमरे में उसके होने की ठंडी हवा महसूस करता। एक दिन मैंने तय किया, अब ये सब खत्म करना होगा। मैं सीधा उस झोपड़ी में गया और गांव के उस काका को साथ ले गया जो पहले भी माया की कहानी बता चुका था। काका ने जैसे ही झोपड़ी में पैर रखा तो बोला, इस बार वो जिद पर है बेटा, वो जन्म लेना चाहती है। मैं घबरा गया। क्या मतलब जन्म? माया तो माया नहीं, उसका बच्चा। उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक वो जन्म नहीं लेता या कोई उसकी जगह न ले ले। मैं पीछे हटने वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उसी झोपड़ी के कोने से चीख की आवाज़ आई, दर्द से भरी, तड़पती हुई, जैसे किसी औरत को फिर से प्रसव पीड़ा हो रहा हो। माया वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा अब नरम नहीं था, सड़ा हुआ था। आंखों से खून और पेट से टपकती काली मिट्टी साफ साफ नजर आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तू आया था मुझे देखने, अब देख, मेरा जन्म भी तू ही पूरा करेगा। शायद काका को कुछ मंत्र आता था। काका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया मगर माया की आवाज़ और तेज हो गई। उसके पेट से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी मगर बच्चा था ही नहीं, बस एक खाली साया जो जन्म लेना चाहता था किसी भी हाल में। काका चिल्लाया, अमोल, उस गीली मिट्टी पर खून की बूंदें डाल, जल्दी। मैंने अस्पताल से लाई गई पुरानी दवा जिसमें मेरी उंगली कटकर खून लगा था उस मिट्टी पर फेंक दी। झोपड़ी कांप उठी। माया चिखी, मुझे मत रोको, ये मेरा हक है, मेरा बच्चा, मेरा शरीर। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब मैं जागा, काका पास ही बेहोश पड़े थे और झोपड़ी पूरी तरह राख हो चुकी थी। गांव वालों ने बताया, जिस झोपड़ी की बात तू कर रहा है वो तो सालों पहले जल गई थी, वहाँ अब सिर्फ एक नींव बची है। मैंने फिर कैमरा देखा, कैमरा जल चुका था मगर एक तस्वीर बची थी माया की। उसके गोद में एक साया था जिसकी आंखें अब भी खुली थी। आज भी जब मैं ज़्यादा थका हुआ महसूस करता हूँ या अकेला रहता हूँ तो कभी कभी वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और धमाकेदार डरावनी कहानी को सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी अगली डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।